हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज का चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ ही जो आपके यूपी पीसीएस में अब तक सारी परीक्षाओं में पूछे गए लाइट ओरिएंटेड 50+ क्वेश्चन है, सारे मैं इसी वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहां से लाइट पे आने वाला आपका प्रत्येक प्रश्न सही होगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सोलर रेडिएशन की रेंज कई बार पूछी गई है। तो देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जो नासा के अकॉर्डिंग ये आपका 380 से 700 है और आपके 400 से लेके 700 नैनोमीटर एनसीईआरटी में ये मेंशन है। तो आपको अपना जो ऑप्शन है वो ये देखना है कि इसकी ऑप्शन की जो मैक्सिमम रेंज है वो आपकी 900 को क्रॉस ना करे और मिनिमम 100 नैनोमीटर से नीचे ना हो। तो जिसमें दोनों ऑप्शन आपके इसको सही से पूरी तरह से मतलब कवर करते हो वही ऑप्शन आपने वहां पे चूज करना है। पर सिंपली आप लोग 400 से 700 नैनोमीटर या फिर आप इसे सिंपली याद रख लीजिए कि ये आपका 3.5 से लेके 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में जो है ये रहता है आपका तरंग धैर्य। ठीक है, क्योंकि आपको ये अलग अलग तरह के इसमें प्रश्न मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो प्रकाश का विकिरण है आपका, ये वेव और पार्टिकल दोनों तरह से होता है। ठीक है, इसका जो नेचर है एक तरंग के तौर पे भी है, एक कण के तौर पे भी है। ये देखिए, आपको मैं ये बताता हूं। देखिए, जो प्रकाश का आपका तरंग का स्वभाव है, इसके बारे में जो सबसे पहले आपका जो पूरी डिस्कवरी है किसने की थी, तो ये आपके ह्यूगन ने की थी। और जबकि प्रकाश एक कण के स्वभाव वाला है, ये न्यूटन ने सबसे पहले इसको आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। इन दोनों को मीडियम चाहिए, तो प्रकाश को इन दोनों को एज अ तरंग के तौर पे या कण के तौर पे नहीं। इसमें जो समीकरण है ये आपको याद रखना है, जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू है लैम्डा फ्रीक्वेंसी, और वहीं आपका जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है E इज इक्वल टू H/F, ये आपके प्रकाश के कण स्वभाव को दिखाता है। तो प्रकाश का कण स्वभाव आपको दिखेगा प्लांक के क्वांटम थ्योरी में, फोटो इलेक्ट्रिक जो आप इफेक्ट देखते हैं, और वहीं एक तरंग के तौर पे आप देखते हैं जितना भी आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन विक्षेपण है, आपका डिफ्रैक्शन विवर्तन है और आपका इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, प्रकाश के एक लाइट या आपके जो टोटल कहा जाए तो तरंग के तौर पे जो है आपकी वेव के तौर पे यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो इसीलिए आपकी इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, दोनों तरह का है। ये पार्टिकल एक कण के तौर पे भी है और एक आपके वेब के तौर पे भी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि ये किस तरह की तरंग है। तो देखिए, जो आपका प्रकाश है ये आपकी किस तरह की तरंग है, तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। अब जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे क्यों बोला जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे तो जो आपके यहाँ पे तरंग की जो दिशा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपके तरंग की जो दिशा है ना, इस दिशा के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी वाइब्रेशन देखेंगे तो वाइब्रेशन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ही एग्जैक्ट आपकी है। तो जब 90 डिग्री के एंगल पे, जब मान लीजिए माध्यम के जो आपके कण हैं उसकी संचरण की दिशा जो है उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब जो आपके टोटल जो इसके माध्यम के जो आपके कण हैं इनके संचरण की जो दिशा है वो लंबवत दोलन करती है इस तरह से आपकी, इस तरह से, जब वो इस तरह से आपकी उसके कण के जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत, मतलब ये आपके 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने के चलते से ट्रांसवर्स आपका बोला जाता है और ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगों की कैटेगरी में आती है। तो जब आपके इसके पार्टिकल्स होंगे वो मीडियम के वाइब्रेट होंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, तो इसे आपका कहा जाएगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश का शून्य अवकाश, जिसे निर्वात कहा जाता है, वैक्यूम कहा जाता है, तो वैक्यूम में स्पीड क्या है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 43rd बीपीएससी का। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये आपका निर्वात में इसकी गति होती है और प्रकाश की निर्वात में ही गति सबसे ज़्यादा होती है। ये ध्वनि के जस्ट उल्टा है। ध्वनि में माध्यम जितना सघन होगा उतनी तेज चलेगी, लेकिन प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पानी से हल्का है तो हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा है 2.98, पानी में 2.26 × 10⁸ है, और हीरा आपका बहुत ठोस है तो यहाँ पे 1.24 है। तो ये आपका माध्यम जितना सघन होता जाएगा प्रकाश की स्पीड कम होती जाएगी, जबकि ध्वनि की बढ़ती जाती है। तो ये वाला अंतर आप जरूर समझेंगे। और इसी वाले इक्वेशन से आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में लगभग 7 to 8 टाइम डिफरेंट टाइप से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो ये आप चारों जो डिजिट है, रेंज है, इन्हें जरूर याद रखिए, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है 1997 में पूछा गया बीपीएससी में कि भाई कितना जो सनलाइट की रेज है कितना टाइम लेती हैं पृथ्वी पे आने में। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका 8.5 मिनट था, पर बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट है वो आपका 8.3 मिनट है, मतलब 499 सेकंड। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही पूछा जाता है कि आखिर तरंग धैर्य, उसकी स्पीड, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, इसमें से कौन सी ऐसी डिजिट है जो चेंज होती है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज।
तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का चेंज आपका नहीं आता। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन है। इसी के साथ देखिए ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपका आकाश भाई नीला कलर का क्यों दिखता है। इन सारे पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है विब गयोर। इसे बहुत ध्यान से देखिए और अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका विब गयोर है, इसमें देखिए जो रेड है इसका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य आपका सबसे ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसमें ऊर्जा कम होगी, उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। इसीलिए खतरे के तौर पे रेड कलर आपका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे मित्रों अगर आप यहाँ पे सबसे इधर की क्रम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बगल में उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से वेवलेंथ आपकी इधर को पूरी घटती जाएगी, जबकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी घटती जाएगी। जबकि अपोजिट अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है बढ़ती रहेगी आपकी। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका वॉलेट जो आपका बैंगनी कलर है, इसे ध्यान से देखिए। बैंगनी कलर में आपका जो वेवलेंथ है कम है पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। इसीलिए अब कई बार पूछा भी जाता है किस कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो आप देखेंगे तो उसमें जो आपका ब्लू कलर है उसकी ज़्यादा है, फिर वाइट कलर आता है, उसके बाद आपका येलो कलर आता है, फिर ऑरेंज, फिर रेड। रेड कलर की जो एनर्जी है सबसे कम है आपकी। ये पूछा गया प्रश्न भी है, तो आप इसी फॉर्मूले से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए वेवलेंथ आपकी जो वॉलेट है इसकी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। जिस कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो वैसा इसलिए आपको आकाश दिखता है, और कई बार आकाश के चलते ही आप समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। आगे देखिए इसमें सीधा सा पॉइंट है, अगर आप इसको और भी एक इस तरह का भी पॉइंट आपका एक प्रश्न पूछा गया था, और ये इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि प्रकीर्णन ज़्यादा रेड का जो है द स्कैटरिंग ऑफ अ कलर रेडिएशन इज इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू दी 4 पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात व्युत्क्रमानुपाती ये रहती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह का भी अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो प्रकीर्णन जो है आपका कितना रहता है, तो आपके तरंग दैर्घ्य के साथ जो प्रकीर्णन है वो कम होता जाता है। तो अगर तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का ये चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। तो पर ये देखिए इस तरह का एक ही बार क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ, पर आप इस फॉर्मूले के बेस पे हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। अगर पूछेगा किस में ज़्यादा ऊर्जा है तो आपको पता है किस में ज़्यादा ऊर्जा है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा पूछे तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, वेवलेंथ ज़्यादा पूछे तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। और बस एक आप कनेक्शन याद रखिए कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम प्रकीर्णन, उतनी कम ऊर्जा, और फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम है और एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम यहाँ पे होगी। आगे देखिए पानी पर साबुन की जो फिल्म बनती है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। और इसके साथ ही आपने कई बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा होगा, एक जो आपकी तेल की जो आपकी बूंद होती है पानी में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, वो भी आपके व्यतिकरण का ही एक उदाहरण है। तो दोनों उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, पानी पर साबुन की फिल्म हो गई या फिर आपके पानी पे तैरता हुआ तेल की बूंद हो गई, वो भी सेम ही चीज़ आपकी दिखाती हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके साथ ही देखिए दर्पण के सामने खड़े होकर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब को अगर उसे बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे आप शेविंग करते हैं तो वो आपके अवतल दर्पण होते हैं, तो कॉनकेव मिरर होगा। इस तरह की कंडीशन भी पूछ ली जाती है। आगे मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा अवतल, उत्तल, समतल दर्पण में एग्जैक्ट आपको क्या बात याद रखनी है। आगे देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में, तो फोकल लेंथ इसकी क्या रहती है, तो समतल दर्पण की फोकल लेंथ आपकी अनंत होती है, ये आप याद रखेंगे, ये आपकी अनंत रहती है। ठीक है, और ये जो आपका इसका जो फोकल लेंथ है ये ध्रुव और फोकस जो है मुख्य फोकस इसके मध्य में ये आपका रहता है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी अनंत रहेगी। और अगर पूछा जाए कि इसमें ऑप्टिकल पावर कितनी होती है समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की ऑप्टिकल पावर आपकी 0 है, प्रकाशीय शक्ति इसकी 0 है, जबकि आपकी फोकस दूरी जो है अनंत है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब कई बार ये पूछा गया है कि आखिर दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष की दिशा जो होती है क्या रहेगी, मतलब पूर्व में होगा कि पश्चिम में होगा। तो मित्रों इसे बहुत ध्यान से समझने की आपको जरूरत है कि आखिर इंद्रधनुष किस सिस्टम पे काम करता है। तो आइए मैं पहले आपको ये समझा दूं। देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि अगर आपकी जिस दिशा में भी आपको हमेशा इंद्रधनुष अपने से विपरीत दिशा में दिखाई देगा। अगर मान लीजिए सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के टाइम आपको पता है सूरज आपके पूर्व दिशा में निकलता है ईस्ट में, तो आपको इंद्रधनुष हमेशा वेस्ट दिशा में ही दिखाई देगा। और अगर शाम की बात करूं तो ये आपका वेस्ट में आपका छुपने जाता है,
तो हमेशा आपको शाम के टाइम पे ईस्ट की दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य आपकी पीठ की तरफ होना चाहिए अगर आप इंद्रधनुष को देखना चाहते हैं। अब इसे समझते हैं कैसे। तो देखिए इंद्रधनुष बनता क्या है। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई जब आपने देखा होगा बारिश होकर चली जाती है तो जो आपके वातावरण में छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं तो उसी में ही आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन और दोबारा फिर से रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको इंद्रधनुष दिखता है। ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक दो टाइप का होता है। अब ये कैसे दिखता है तो सिंपली देखिए, अब सन की लाइट आई आपकी पानी की बूंद में, और ये देखिए जब भी आप विरल माध्यम से, क्योंकि पानी की बूंद जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे क्या है, सघन है, तो विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में आएगी थोड़ी सी बैंड होगी, यही बैंड ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन है। और यही रिफ्रैक्शन के बाद जो आपका व्हाइट कलर है वो 7 कलर में टूटेगा विब गयोर में, तो डिस्पर्शन होगा, विक्षेपण। अब विक्षेपण के बाद ही यहाँ पे आपका टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन भी होता है। अब जिसमें अगर ये टोटल रिफ्लेक्शन 2 बार हो गया तो यही आपका सेकेंडरी इंद्रधनुष है, जो थोड़ा सा धुंधला होता है और उसमें कलर आपके उल्टे हो जाते हैं। वैसे रेड बाहर की तरफ रहता है, विब गयोर का जो फॉर्मूला आपने देखा होगा, विब गयोर में रेड जो बाहर की तरफ है वो जनरली आपके प्राथमिक वाले में है, पर वही रेड आपका अंदर और बैंगनी बाहर की तरफ चला जाएगा द्वितीयक वाले में। और प्राथमिक वाले में क्या है कि टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन आपका एक ही बार रहता है, तो वो प्राथमिक आपका इंद्रधनुष कहलाता है। और इस तरह से दोबारा फिर रिफ्रैक्शन होकर आपकी आई साइड को रेनबो दिखता है। अब रेनबो कई लोग कहते हैं कि कैसा होता है, देखिए जब आप देखेंगे, क्योंकि आप पृथ्वी पे एक दिशा में खड़े हैं तो आपको ये ऐसे अर्धचंद्र टाइप का दिखेगा, पर वही अगर आप हवाई जहाज से जा रहे होंगे तो आपको पूरे सर्कल के तौर पे ये दिखेगा जो आपका रेनबो है। तो आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद आइए मित्रों, तो इसीलिए जो आपके दोपहर के 12 बजे, क्योंकि आपके सिर के ऊपर सूर्य खड़ा है, जबकि ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए और आपके पीठ की तरफ हो, तो तभी आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए 12 बजे आपको कोई भी इस तरह की कंडीशन बनती हुई नहीं दिखेगी। सुबह के टाइम आप इसे वेस्ट में देखेंगे, इवनिंग में आप इसे ईस्ट में देखेंगे। और कई बार पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के सेंटर में कौन सा कलर है, तो वही विब गयोर का जो फॉर्मूला है उसके सेंटर में ग्रीन जो है यही है आपका, जो मध्य में आपका रहेगा। और ये प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक, ये कंडीशन आपकी बनी रहेगी, ग्रीन कलर आपका मध्य में ही रहेगा। आगे देखिए मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए धीरे धीरे मेरी आदत है कि मैं यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट को जितना आसान कर पाऊँ और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी परीक्षा में सही कर पाएँ। क्योंकि मित्रों जितना ज़्यादा चीज़ें टफ बनती जाती हैं उतना आपके लिए उन्हें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जल में वायु का बुलबुला कैसे काम करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बिहेव होता है, वो चेंज होता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह काम करता है, जबकि इसका जो सरफेस है वो कन्वेक्स की तरह होता है। तो सतह उत्तल होगी, लेकिन अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। उत्तल अवतल लेंस को अगर सटा के रखा जाए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका अवतल है और ये आपका उत्तल लेंस है, इन दोनों को सटा के रख दिया जाए तो ये फिर एक प्लेन शीट बन जाती है, क्योंकि लाइट का वो आपको पूरा एंगल इसमें मिलेगा नहीं, तो सिंपल ये ग्लास की प्लेन शीट की तरह ही काम करेगी। और ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। और वही मित्रों रेनबो जो है, अभी हमने बात की थी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इटर्नल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिर आपका दोबारा फिर होगा। और प्राथमिक वाले में मैंने आपको बताया था कि आपका वॉलेट जो है अंदर और बाहर की तरफ आपका जो है रेड कलर होगा, जबकि द्वितीयक वाले में आपका जो है रेड कलर वो अंदर की तरफ, भीतर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार आपका इटर्नल रिफ्लेक्शन होता है, रंग उल्टे क्रम में आ जाते हैं आपके द्वितीयक वाले में। मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बात समझाई थी। अब देखिए पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस को ही कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है, इसे ही आपका कन्वेक्स कहा जाता है, इसे ही आपका क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस। ये चारों नाम आपको मिलेंगे, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार ये हिंदी में अभिसारी लिख देगा, ठीक है, या फिर इंग्लिश का ही कन्वेक्स वर्जन लिखा रहता है, जहाँ कन्वर्जिंग या आपका उत्तल। तो ये दूरदृष्टि दोष में इस्तेमाल होता है, हाइपर मेट्रोपिया में आपका इस्तेमाल होता है। और तो पढ़ने में कौन सा आपका ग्लासेस इस्तेमाल होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस, कन्वेक्स लेंस या फिर आपका कन्वर्जिंग लेंस, जो आप इसे कह लें। ऐनक के लेंस की पावर 2 डायप्टर है, +2, तो +2 वाले में क्या होगा, तो आपका 100/p आप इसे करेंगे 50 सेंटीमीटर आपके सामने, क्योंकि फोकस दूरी आपकी p = 1/f मीटर आपकी होती है। तो इसी फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात है, कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल कण है कौन से हैं। ये सिंपल है, पर ये भी आपसे गलत हो सकता है परीक्षा में। तो देखिए आप सिंपली बर्गर याद रखिए, जैसे आपका बर्गर होता है ना, तो सिंपली आप लोग बर्गर को अगर याद रखेंगे तो ये आपका जो कलर है आपको याद रहेगा, या फिर आप इसको बर्ग कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको याद रहे, क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू ये तीनों कलर आपके मूल कण हैं।
और एक साथ प्रकाश का जो पुंज है वो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सफ़ेद रंग आपका बन जाता है। ठीक है, इसके साथ ही कि आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया था, इसको एग्जैक्ट ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में इसको मजेंटा, टील, आपका मोव और आपका सियान, यही लिखे गए शब्द थे। तो मजेंटा आपका जो है लाल नीले से है, टील आपका नीला हरा सफ़ेद है, और आपका जो मोव था ये नीला लाल और सफ़ेद था, और सियान आपका कौन सा था, तो हरा और नीले से आपका सियान कलर बना था। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए मित्रों, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर प्लेन, कॉनकेव और कन्वेक्स, ये तीनों लेंस में अगर आप इसको देखेंगे, प्लेन लेंस तो देखिए सीधा सपाट होता है, जैसे कि आप लोग अपना जो लुकिंग मिरर देखते हैं अपनी चेहरा देखने के लिए, जो आपके घर में कमरे में जो आपका मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर होता है। इसमें चित्र आपको हमेशा सीधा, आभासी, ठीक है, वर्चुअल ही दिखेगा, और सेम साइज़ की ही आपको इमेज दिखेगी, और इसका आवर्धन जो है, मैग्नीफाइंग जो है इसका कितना होता है, सूचकांक m बराबर 1 ही रहता है। इसके बाद देखिए जो अवतल लेंस है, ये आप इस तरह से देखते होंगे कि इसके बाहर की तरफ आपकी जो है पॉलिश कर दी जाती है, और रिफ्लेक्शन आपका अंदर से होता है। तो इसमें 99% तो आपका जो वास्तविक चित्र ही बनते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये वर्चुअल आभासी चित्र बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को ध्रुव या फोकस के बीच में रखा जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। आप इसे याद रखेंगे कि ध्रुव और जो आपका जो ध्रुव है, जो फोकस है, उसके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब ये वर्चुअल आभासी चित्र बनाता है। इसमें हमेशा आपका, इसमें अगर आप देखेंगे अवतल में, तो इसमें आपका चित्र छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सेम साइज़ का भी बनता है, ठीक है। और आपका वास्तविक कंडीशन 99% है, लेकिन कई बार आपका आभासी भी आपको देखने को मिलता है। किस केस में, जब ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और सेम साइज़ का कब दिखेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। इसमें आवर्धन आपको m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, तीनों ही फेज मिलेंगे। जैसे आप जो दांतों के डॉक्टर्स हैं या कानों के डॉक्टर, उनके पास आप देखते होंगे, तो यही आपके लेंस होते हैं। हालांकि आगे मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके तीनों के जितनी भी कंडीशन है सारी बता दूंगा कि आखिर कौन सा लेंस किस तरह का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए जो आपका कन्वेक्स है, ये आप हमेशा देखते होंगे कि इसमें अंदर की तरफ आपकी पूरी पॉलिश लगी रहती है, और ये बाहर की तरफ चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें चित्र आपका सीधा, आभासी और छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। ये अगर ये पूछा जाए कि भाई किसमें हमेशा ही आभासी चित्र बनेगा, तो याद रखिए, तो ये जिसमें सीधा आपका हमेशा ही, जो सीधा और आभासी, हमेशा आभासी जो रहेगा, वो आपका कन्वेक्स उत्तल लेंस रहेगा और छोटा रहेगा। इसमें m का जो आवर्धन है 1 से कम होता है। और अभी हमने बात की थी जो आपके स्टडी के ग्लासेस हैं वो आपके कन्वेक्स हैं, और इसमें हमेशा सीधा आभासी ही आपका चित्र बनता है। जैसे आप कार साइड व्यू मिरर भी देखते हैं, तो ये इसी के उदाहरण हैं। इसके साथ ही देखिए मित्रों, जब वस्तु उत्तल लेंस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी जाती है, तो आभासी, सीधा और बड़ा जो है आपका ये चित्र बनता है। यदि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पे रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यदि उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तो ये आपका अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा चित्र बनेगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप इसे छोटा करके प्रश्न को गलत कर सकते हैं, पर यहां पे एक कंडीशन दी गई है कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो जो प्रतिबिंब है वो आपका अनंत पे जाके बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत बड़ा बनता है। इस कंडीशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इस कंडीशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आप सेम ऐसे ही इसको रट लीजिए कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर जाके बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपके जैसे प्लेन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो आपका प्लेन मिरर है, तो इसमें आपका जैसे आपका ड्रेसिंग मिरर हो गया, आपने देखा यहाँ पे जो आपका ड्रेसिंग मिरर है, श्रृंगार दर्पण, जैसे कि आदमी खुद को देखता है। इसके अलावा जो आपका लुकिंग मिरर है, जैसे आप सिंपल सपाट ऐसे देखते होंगे। पेरिस्कोप जो आपका यूज़ किया जाता है, या फिर आपका कैलाइडोस्कोप जो होता है, ये चारों ही एग्जाम्पल हैं आपके प्लेन मिरर के। इसको रट लीजिए, ये आपके कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, तो जो आपके दाढ़ी बनाने वाले शेविंग मिरर हैं, डेंटिस्ट वाले हैं, वाहनों की जो आपकी हेडलाइट है, या फिर आपकी सोलर फर्नेस, सौर घड़ी है, ठीक है, सौर भट्टी जो आपकी है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो परावर्ती दूरबीन है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, कॉनकेव अवतल दर्पण के हैं। और कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में क्या देखेंगे, तो आपका जो रियर व्यू मिरर होता है, वाहनों का रियर व्यू मिरर, पीछे से जो गाड़ियां देखने के लिए। उसके अलावा जो आपका सर्वेलेंस, इस तरह के आपको कैमरे दिखते होंगे, कई सारे सिक्योरिटी सर्वेलेंस मिरर आपको इस तरह के दिखाई देते हैं।
तो ये हो गया। इसके अलावा सड़क का जो आपके ब्लाइंड मोड होते हैं, और उसके अलावा जो आपके शॉपिंग मॉल में पार्किंग एरिया में जो बड़े बड़े इस तरह के ग्लासेस होते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, ये सारे ही कन्वेक्स मिरर के ही आपके एग्जाम्पल हैं। आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो टेबल है हमारे चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि सारे नोट्स, सारी पिक्चर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगली कंडीशन पे चलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में आपका, अभी हमने बात की थी, ऑप्टिकल केंद्र पे फोकस के बीच में वस्तु जो है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा इस वाली कंडीशन में। इसके बाद देखिए, अगर आप सिंपली देखेंगे कि आखिर क्रांतिक कोण आपका कैसे बिल्डअप होता है, तो जब भी आपकी लाइट जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलता है, और जो आपके टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपके अपवर्तन का जो एंगल है 90 डिग्री बनना चाहिए, और जो आपका है सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई चीज़ आए तभी आपका क्रांतिक कोण जो है क्रिएट होगा। और आपका ये जो इंसिडेंस जो है ये कितना रहेगा, ये आपतन कोण आपका है। और आपतन कोण मित्रों जो है ये डिसाइड करता है कि जब भी आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये आपका आपतन कोण है, ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा रहेगा, तो मान के चलिए कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन है आपका होकर रहेगा। और इसी आंतरिक पूर्ण परावर्तन के चलते ही आप इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में भी यही आपका रूल काम करता है। बहुत सारे सिद्धांतों में आखिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्यों हो पाता है, तो उसका कारण यही है कि जब भी आपका आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो आप टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन को वहाँ पर देखेंगे। आगे देखिए, बुढ़ापे में दिखाई ना देना, ये है आपका प्रेस बायोपिया। तो ये आपका ड्यू टू लॉस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये मतलब पूछा गया प्रश्न है तो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। ऐसे ही आपका एस्टिग्मेटिज्म जो है, रेखिक दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है, इर्रेगुलर शेप ऑफ द कॉर्निया या लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसका दूर बिंदु क्या है, तो 1 मीटर ही है आपका इसका दूर बिंदु। तो ये मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति है, ठीक है। इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर इस तरह के ऑप्शन रहेंगे, ये गलत है, 1 मीटर ही इसका आंसर जो है। इसके साथ देखिए मित्रों, डीवीडी सीडी पर जो दिखाई देने वाला रंगीन पैटर्न है, ये आपके विवर्तन का एग्जाम्पल है। आगे बहुत तेजी से मैं आपको कुछ चीज़ें करवा रहा हूँ। प्रकाश से संबंधित घटनाओं में देखिए, पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना क्या है, तो पूर्ण आंतरिक आपका प्रवर्तन है। हीरे का चमकना आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। मिराज हो गया, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। वास्तविक सूर्योदय से पहले आपका जो छोटा सा यहाँ पे आप लोग सुधार करिएगा, यहाँ पर जो आपका पानी में पैदा हुए बुलबुले का जो चमकना है ये पूर्ण नहीं, ये आपके इंटरफ्रेंस का एग्जाम्पल रहेगा आपका, ठीक है। ये आपके व्यतिकरण का उदाहरण रहेगा इंटरफ्रेंस का। तो ये आपका जो है इंटरफ्रेंस का ही उदाहरण है आपका, पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। हीरे का चमकना आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। आपका मिराज जो है ये भी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। वास्तविक सूर्योदय से पहले आपको दिखाई दे रहा है, यह अपवर्तन है। आकाश और समुद्र का नीला रंग आपका प्रकीर्णन स्कैटरिंग है, और आपको पता है क्यों होती है, तो प्रकीर्णन आपको मित्रों मैंने बताया था कि तरंग दैर्घ्य अगर कम रहेगा तो प्रकीर्णन आपका ज़्यादा होगा। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, ये अन्य रंगों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है या लाल प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन इसी कारण होता है। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना, ये आपके व्यतिकरण का एक उदाहरण है। इंद्रधनुष का जो दिखना है ये आपका, इसमें आपका मतलब कि वर्ण विक्षेपण भी है, परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन भी है। तारों का टिमटिमाना क्या है, तो ये रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। दरवाजे की झिर्री से आने वाले प्रकाश का फैलना आपका विवर्तन है, डिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। आइए बहुत तेजी से यूपी के जो पूछे गए क्वेश्चन उनको देख लिया जाए। तो देखिए, मानव आंख का दृश्य प्रकाश कितना होता है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये सेंटर में आपका रखा गया, मतलब 555 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपका 100 नैनोमीटर से लेके ये आपकी रेंज जो है ये 860 तक मैक्सिमम मानी जाती है। तो इन्हीं दो रेंज के बीच में आपको अपने ऑप्शंस को देखना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सुग्राही कौन सी है, तो मानव आंख का दृश्य प्रकाश जो किस तरंग दैर्घ्य को लेके सबसे ज़्यादा सुग्राही है, तो 555 नैनोमीटर या 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग पे सबसे ज़्यादा उसके लिए कंफर्टेबल है उसे देख पाना। निम्न रंगों के बीच में आंख का जो सुग्राहिता, तो ये पीला हरा जो आपका येलोइश ग्रीन होता है, ये सबसे ज़्यादा आंखों के लिए सुग्राही होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा, मित्रों प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, जबकि छोटा मोटा उसमें दिक्कत रहती है। इसके साथ देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का सबसे वेग है आपका। इसके साथ ही देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है।
मतलब कहने की बात यह है कि प्रकाश का वेग वैसे निर्वात में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 10 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की चाल सिर्फ आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड है। वही अगर हम देखें पानी में प्रकाश की चाल 2.26, और जबकि आपकी कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर के आपके अराउंड रहती है। तो कहने का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज है, फिर हाइड्रोजन में आपको दिखेगी, फिर पानी में, फिर कांच में। तो माध्यम जितना सघन होता जाएगा तो प्रकाश की चाल उसमें कम होती जाती है, जबकि ध्वनि की माध्यम के साथ बढ़ती जाती है। ये अंतर आप लोग याद रखेंगे। ध्वनि प्रकाश में आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे है? तो निर्वात में ही रहता है। तो नीचे ये वाला आप ऑप्शन पोज करके एक बार देखिए। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। मोमबत्ती, विद्युत लैंप, ये इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? तो आपकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है ये चेंज नहीं होती। इसके साथ देखिए, स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश तंतु जो है किस रूल पे काम करता है? तो ये आपके ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम है, ये भी सही है। और ये प्रकाशिक तंतु संचार जो है रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। जैसे आपकी रेडियो आवृत्ति में अवरोध होता था, इसमें इस तरह का कोई अवरोध नहीं है। चौथा जो स्टेटमेंट था वो गलत था कि इसे जो प्रकाशिक तंतु भारत में जो निर्माण है रिलायंस उद्योग के द्वारा बनाया गया था। तो ये सबसे पहले 2000 में आपका स्टरलाइट कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो आपकी मृग ऋचिका या जिसे मिराज कहा जाता है, मृग तृष्णा, ये आपकी क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का ही एक उदाहरण है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, एक कटा हुआ हीरा जो है जगमगाता बहुत तेज है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन इसमें बहुत बढ़िया से रहता है। क्योंकि देखिए जब आप हीरे को काटेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका इसका जो अपवर्तनांक है बहुत ज़्यादा होता है, और अपवर्तनांक ज़्यादा होने के चलते क्रांतिक कोण इसका थोड़ा कम रहता है, जिसके कारण प्रकाश अंदर बार बार आपका आंतरिक प्रवर्तन करता है, जिससे ये जगमगाता है बहुत तेज। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का। इसके साथ ही देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को। जैसे रेड कलर के तारे जो हैं अगर बहुत तेज चमक रहे हैं तो समझ जाइए कि वो भी लास्ट फेज में जी रहा है। सबसे ज़्यादा आपको जो ब्लू कलर होगा इसमें आपको एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो अलग अलग यहाँ पे ये रेंज दी है, इसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए, क्योंकि नीले में आपका सबसे ज़्यादा, लाल में सबसे कम है। ये बात जरूर याद रखिए, यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। क्षितिज के समीप सूर्य चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार जो दिखाई देते हैं ये अपवर्तन या रिफ्रैक्शन का कारण है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण जो है, मतलब सूर्य के प्रकाश के बिना भी गहरे समुद्रों में आप देखेंगे 400 से 8000 फीट तक गहराई में, तो ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया है ये आपके इंफ्रारेड जो विकिरण होता है इसके प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के तौर पे। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार धूल कणों से होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कि प्रकाश का रंग कौन सा है, तो ये तरंग दैर्घ्य से डिसाइड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एग्जैक्ट एकदम रट के रखेंगे। इसके साथ ही देखिए, मैंने आपको ये पूरा विब गयोर का फॉर्मूला समझा दिया है कि भाई सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म में सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित आपका लाल होगा, इसलिए आपके खतरे के तौर पे रेड कलर को रखा जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, और वहीं पे आपका जो वॉलेट है, आपका बैंगनी कलर है, इसका वेवलेंथ बहुत कम है तो प्रकीर्णन इसका ज़्यादा होता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आप कई सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल, तो वही मैंने जो आपको बताया था, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा तो प्रकीर्णन कम होगा, इसलिए रेड कलर आपका जो है रखा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर आपकी ये पूरी घटनाएं नहीं हो रही। इसके साथ ही देखिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की जो संख्या है ये 7 ही है, जो विब गयोर है आपका टोटल। अभी हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है हमें, क्यों? क्योंकि भाई हमारी आंखों पर यही कलर आपका प्रवर्तित हो रहा है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर के प्रभाव पे। इसके साथ मित्रों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देगा? तो विब गयोर में देखिए सेंटर में ग्रीन है, तो यही आपका दिखाई देगा। ये आपको विब गयोर पे जो मैंने आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी मैंने बताई है, स्पीड बताई है, ये आप लोग याद रखेंगे। इससे आपके बहुत सारे सवाल जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति काम करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला होता है, जिसकी सतह तो उत्तल जैसी है पर अवतल लेंस, अब सारी लेंस की भांति ये व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है,
इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की जो प्रकृति है थोड़े समय के लिए बदल जाती है। तो आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब आधा चाहिए तो 0.75 मीटर में देख पाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत है और इसका प्रकाशिक ऊर्जा हमने बात की थी शून्य रहती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो अवतल लेंस दिया हुआ है, जबकि उत्तल लेंस आपका दूरदृष्टि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष आपका जो है ये आपका कॉनकेव लेंस से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मित्रों, जो अवतल लेंस है वो आपका निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। तो यही आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो अब तक हमने सारे यहाँ पे कवर करवाए हैं। तो खोज बत्ती जो सर्च लाइट है इसमें आपका अवतल लेंस ही इस्तेमाल होता है और इस तरह के मैंने सारे आपको उदाहरण अभी दे दिए थे, वही यहाँ पे सारे उदाहरण दिए गए हैं और ये PDF मैं आपको चैनल पे शेयर कर देता हूँ। अब ये वाला एक प्रश्न देखिए, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल है, ठीक है, तो एक आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस हो गया, एक आपका अवतल लेंस हो गया। दोनों को अगर सटा के रख देंगे तो ये कैसे काम करेंगे? तो कांच की एक समतल मतलब एक प्लेन शीट की तरह ही ये काम करेंगे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, मैंने कोशिश की कि लाइट की जो आपकी कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है, क्योंकि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तभी आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो मेन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपकी यहाँ पर देखिए प्लेन, कॉनकेव और कन्वेक्स, इनके संदर्भ में ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपका परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो बहुत टफ लगेगा, आपको सॉल्व नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि जो मैंने आपको इसके अलावा चीज़ें बताई जैसे इंद्रधनुष के बारे में, तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होगी यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसका PDF मैं कल आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। मित्रों, पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस